जी जनाब, कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन। कल हमने फोरकास्टिंग पे डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमारा चैप्टर है बजटिंग, जिसमें फोरकास्टिंग पहला पोर्शन था। बजटिंग और फोरकास्टिंग की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्ट एंड देन क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्ट। क्वांटिटेटिव मेथड्स में नाइव अप्रोच, मूविंग एवरेज, इन दो पे हम बात कर चुके हैं। कोई सवाल बेसिक लेवल का ही कॉन्सेप्ट इन एरिया पे हमने फोरकास्टिंग पे लेना है। कोई इन डेप्थ रिक्वायरमेंट नॉलेज की हमारी नहीं है। किताब को देखें, पास पेपर को देखें तो जितना नॉलेज यहाँ पे किताब में नोट्स में आपको मिल रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। हमें वहीं तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। बहुत ज़्यादा हमें इस पे इन्वेस्टमेंट या टाइम फोरकास्टिंग में नहीं करनी। मेन इन्वेस्टमेंट, मेन टाइम हमारा बजटिंग पे जाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नॉर्मली बजटिंग से ही आता है पास पेपर में। तो फोरकास्टिंग कंप्लीट करके हम बजटिंग पे बात शुरू करेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन की टाइप भी बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली हमें बजटिंग से आते हैं। जी, कल के लेक्चर से कोई सवाल, कोई टर्म समझ ना आई हो? डिमांड फोरकास्ट, इकोनॉमिक फोरकास्ट, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट, टाइप्स ऑफ फोरकास्ट में, मेथड में, क्वालिटेटिव मेथड में मार्केट रिसर्च, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, डेल्फी मेथड, एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स फोर्स। क्वांटिटेटिव मेथड में टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज मॉडल हम पढ़ रहे थे, और टाइम सीरीज मॉडल में 3 टूल्स हमारे पास होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में टाइम सीरीज मॉडल, मेथड कह लीजिए या मॉडल कह लीजिए। इसमें फर्दर वन इज नाइव, द अदर इज मूविंग एवरेज। एंड द थर्ड जो अभी हमने देखनी है, जिस पर बात करनी है, दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन। ये दो पे हम कल बात कर चुके हैं, और ट्रेंड प्रोजेक्शन पे भी प्रोजेक्शन पे बात करनी है। जी, कोई सवाल? नाइव अप्रोच के तहत किसी पीरियड की फोरकास्ट वैल्यू कैसे ली जाती है? जी आप बताइए बेटा, नाइव अप्रोच के तहत किसी पीरियड की फोरकास्ट वैल्यू कैसे ली जाती है? जी, जो रीसेंट पीरियड कंक्लूड हुआ होता है उसकी वैल्यू को इमीडिएट नेक्स्ट पीरियड की फोरकास्ट ली जाती है। मूविंग एवरेज में व्हाट इज द कैच? किस चीज़ का ख्याल रखना होता है मूविंग एवरेज में? जी, पीरियड की एवरेज ली जाती है। मूविंग एवरेज में किस चीज़ का ख्याल रखना होता है? व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाइल यूजिंग मूविंग एवरेज? कोई एक बच्चा वॉलंटियर, एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए। जी बेटा, वैल्यूज जिनकी हमें एवरेज लेनी है उसका फैसला करना। हमें 4 वैल्यूज की एवरेज लेनी है, हमें 6 वैल्यूज की एवरेज लेनी है, हमें 12 वैल्यूज की एवरेज लेनी है। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का असूल है पिछले x नंबर ऑफ वैल्यूज की एवरेज इज टेकन एज फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अब पिछले x नंबर कितने होंगे दैट डिपेंड्स आप फोरकास्ट किस पीरियड की लेना चाह रहे हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर डे की फोरकास्ट लेना चाह रहे हो तो मे भी पिछले पूरे एक वीक में जो 6 दिन आते हैं, 6 दिन की एवरेज लेंगे आप। अगर आप किसी एक मंथ की फोरकास्ट लेना चाह रहे हो तो मे भी पिछले पूरे साल में जो 12 महीने आ रहे हैं आप उनकी एवरेज ले रहे होंगे। आप किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर की फोरकास्ट लेना चाह रहे हो तो पिछले साल में 4 क्वार्टर्स आ रहे हैं, x इज 4, पिछले 4 क्वार्टर्स की आप एवरेज लेते हैं तो वो आप नेक्स्ट पीरियड की फोरकास्ट ले पाते हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारी जो टाइम सीरीज मॉडल में टूल है दैट इज ट्रेंड प्रोजेक्शन। नाइव में तो हमने थोड़ी नंबर पे बात कर ली, मूविंग एवरेज में भी नंबर पे बात कर ली। ट्रेंड प्रोजेक्शन के नंबर जो हैं, आल्दो ये क्वांटिटेटिव मेथड है बट इसका नंबर्स को यूज़ करके फोरकास्ट बनाना हमारे स्कोप में है नहीं।
ये आपके BFD के पेपर में वहाँ पे इसका डिटेल डिस्कशन की जाती है कि इस मॉडल को यूज़ करके फोरकास्ट कैसे डेवलप की जाती है सेल्स की एट्सेट्रा। ये BFD का सिलेबस में है। हमारे यहाँ पे सिर्फ इसकी आप कह लीजिए डेफिनेशंस हैं या इसके कंपोनेंट्स की स्टडी है। ट्रेंड प्रोजेक्शन कहता क्या है, इस टूल में हमें कहा क्या जाता है, ट्रेंड प्रोजेक्शन में कहता है कि जी आप पास्ट का जो डाटा आपने रिकॉर्ड किया ओवर टाइम, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ द डाटा ओवर द टाइम, उसको क्या कहते हैं, टाइम सीरीज। ट्रेंड प्रोजेक्शन कहता है, ये मेथड कहता है कि आपने जो टाइम सीरीज आपके पास है जिसको लेके टाइम सीरीज हमने डिफाइन क्या किया था, टाइम सीरीज मॉडल क्या है, टाइम सीरीज मॉडल को हमने डिफाइन ये किया था कि जो टाइम सीरीज को यूज करके फ्यूचर की फोरकास्ट बनाने में हेल्प करे। टाइम सीरीज क्या है, पास्ट का डाटा ओवर द टाइम, डेली सेल्स का रिकॉर्ड, मंथली सेल्स का रिकॉर्ड, क्वार्टरली प्रोडक्शन का रिकॉर्ड, ये पिछला जो रिकॉर्ड है जो टाइम वाइज रिकॉर्ड हुआ है इसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। टाइम सीरीज को पास्ट डाटा को लेकर नाइव अप्रोच भी इस्तेमाल की जा सकती है, पास्ट डाटा को लेकर मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल की जा सकती है, पास्ट डाटा को लेकर ट्रेंड प्रोजेक्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेंड प्रोजेक्शन क्या कहता है कि आप अपनी टाइम सीरीज का एनालिसिस कीजिए, हाउ हमारे स्कोप में भी नहीं है, आप टाइम सीरीज का एनालिसिस कीजिए और इसके 4 कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें। वो 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक ट्रेंड, दूसरा साइक्लिकल, तीसरा सीजनल और चौथा आप इर्रेगुलर कह लीजिए, इर्रेगुलर। 4 कंपोनेंट्स हमें कहा जाता है कि आप टाइम सीरीज का एनालिसिस कीजिए और इस मेथड के तहत इन 4 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। हमारे स्कोप में सिर्फ 4 कंपोनेंट्स की डेफिनेशन, कोई आइडेंटिफिकेशन का मेथड, कोई मैथमेटिक्स हमारे स्कोप में नहीं है। तो 1 बाय 1 हम इन 4 कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए मैं एक थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करता हूं। लेट्स अज्यूम हमने टाइम सीरीज का ग्राफ बनाया, टाइम, चलो इसको हम ईयर्स कह लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको ईयर्स कहता हूं और ये यूनिट्स सोल्ड है, ठीक है जी। मैं ईयर वाइज अगर डाटा प्लॉट करूं, सपोज मैंने कुछ सेल्स प्लॉट की, ये डॉट्स मैंने उनकी सेल्स के डाले हैं ईयरली, फॉर एग्जांपल डिफरेंट साल हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 15 20 ईयर्स की सेल्स हैं मैंने जो प्लॉट की हैं ग्राफ पे डॉट्स की सूरत में। मे बी पीछे से डॉट्स नज़र भी ना आ रहे हो, ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं, लेकिन बहरहाल ये मैंने डॉट्स प्लॉट किए हैं ग्राफ पे और सेल्स का रिकॉर्ड है पिछले 10 साल 15 साल का। ट्रेंड क्या होता है, हाउ डू वी मेजर, दैट इज नॉट इन आवर स्कोप। ट्रेंड टेल्स अस द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द डाटा। लाइक अगर मैं सेल्स के ये मेरे पॉइंट नजर आ रहे हैं तो मेरा ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द डाटा इज दिस, जिसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी पढ़ी हुई है आपने। डाटा स्कैटर्ड डाटा में से एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालते हैं तो दिस लाइन इज गिविंग अस द ट्रेंड। ट्रेंड से मुराद है व्हाट इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द डाटा। ट्रेंड कंपोनेंट जो आपका टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज का जो ट्रेंड कंपोनेंट है ये आपको ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द डाटा बताता है कि पास में आपके डाटा की ओवरऑल डायरेक्शन क्या रही है। ऊंच नीच आती रही है लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन हमारी ग्रोइंग रही है। सो हाउ टू मेजर, अगेन हमारा स्कोप नहीं है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं जी हमारा जो टाइम ट्रेंड प्रोजेक्शन में ट्रेंड क्या बता रहा है। ट्रेंड बताता है हमारा ओवरऑल डाटा की डायरेक्शन क्या है। इट कुड बी ग्रोइंग, इट कुड बी डिक्लाइनिंग और इट कुड बी कांस्टेंट, मेंटेन हो सकता है वैल्यूज हमारी हो ट्रेंड की। दूसरा कंपोनेंट है साइक्लिकल कंपोनेंट। जैसे मैंने कहा ये ईयर्स हैं, अगर
तो साइक्लिकल कंपोनेंट देख रहा है, साइक्लिकल कंपोनेंट इस मूवमेंट को रेफर कर रहा है कि हमारी एक्चुअल सेल्स ट्रेंड से ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं ओवर द ईयर्स। ये कुछ ये शेप में हमें डाटा स्कैटर्ड नज़र आ रहा है, कुछ इस शेप में डाटा बिखरा हुआ है। किसी साल हमारी सेल ऊपर है, फिर किसी साल हमारी ने डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं, कभी मेंटेन हो रही हैं, कभी फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं। सो साइक्लिकल कंपोनेंट रेफर्स टू द वैल्यू अबव और बिलो ट्रेंड। ट्रेंड आप कह सकते हो एक तरह की एवरेज वैल्यूज हैं, और एक्चुअल वैल्यूज ट्रेंड लाइन से ऊपर भी हो सकती हैं, नीचे भी हो सकती हैं, जो कि ओवर द ईयर रिकॉर्ड की जा रही हैं। इनकी वजह कुछ भी हो सकती है साइक्लिकल कंपोनेंट की वजह, कि ये जो साइक्लिकल मूवमेंट है, जो कि मे बी आप देख सकते हो यहाँ से साइकिल शुरू हुआ, इफ दिस इज से हम कहते हैं जी ये 1 ईयर है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से साइकिल एक शुरू हो रहा है 2 से, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, दोबारा यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ साइकिल। ये साइकिल 6ठे साल में कंप्लीट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 1 से लेके 6 तक, जो 2 से लेकर 6 तक जो टाइम पीरियड है, इसमें ये मूवमेंट पूरी एक साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है, जिसमें राइज भी है, फॉल भी है, राइज भी, और दोबारा फॉल की तरफ जा रहा है। या बल्कि सॉरी, यहाँ से शुरू हुआ, इधर तक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ पे सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसमें अप भी है, डाउन भी है। ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जो कि शायद 2 से लेके लगभग 5 तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। साइक्लिकल मूवमेंट क्या है? साइक्लिकल मूवमेंट है जी आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे एक्चुअल सेल्स का रिकॉर्ड, विच इज रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड मोर देन अ ईयर। जैसे हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन से ऊपर और नीचे जो वैल्यूज रिकॉर्ड हुई हुई हैं, हम देख रहे हैं 3, 4, 5 3 साल का एक साइकिल बन रहा है। साइक्लिकल कंपोनेंट, ये साइक्लिकल कंपोनेंट आता कैसे है? आपने शायद कभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइप की कोई टर्म पढ़ी हुई है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की टर्म कहीं किसी सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है? किसी भी प्रोडक्ट को जब इंडस्ट्री में लॉन्च किया जाता है तो इनिशियली उसकी सेल्स ग्रो करती हैं, शायद ग्रेजुअली ग्रो करेंगी लॉन्च के बाद। फिर जब वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता है तो शायद उस वक्त कोई कंपैटिटर मार्केट में एंटर हो जाता है। कंपैटिटर आता है तो कंपनी कंपैटिटर के लिए प्रिपेयर नहीं होती, उसकी सेल नीचे आना शुरू हो जाती है कंपटीशन की वजह से। फिर कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज रिवाइज करती है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन को चेंज करती है और फिर सेल्स को पिक करना शुरू करती है। तो ये एक तरह का साइकिल है जो हर बिजनेस की लाइफ में चलता रहता है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन, कंपैटिटर की एंट्री और री-स्ट्रेटेजाइजिंग द प्रोडक्ट टू रीगेन द मार्केट शेयर, ये 3 मैंने आपको लाइफ के फेजेस एक प्रोडक्ट के बताए। अब ये फेजेस जनरली ओवर द ईयर्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज प्रोडक्ट लॉन्च हुई और 4 दिन बाद ही कंपैटिटर मार्केट में आ गया। प्रोडक्ट लॉन्च होती है, किसी भी बिजनेस में रियल लाइफ में देखोगे तो एकदम बिजनेस एकदम ग्रो नहीं कर जाता, आहिस्ता 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 उसकी पहचान ब्रांड मार्केट में बनता है, सेल्स ग्रो करती हैं। और जब बिजनेस एक पीक पे पहुंचता है फिर लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त कारोबार कर रहा है कंपनी वाला, हमें भी इस बिजनेस को रेप्लिकेट करना चाहिए, इसको कॉपी करके हमें भी सेम बिजनेस में आ जाना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कोई एक नया बिजनेस लॉन्च होता है, फिर थोड़े ही अरसे में उसके कंपैटिटर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बात करें, बिल्कुल रिसेंट एयरबस आई, अगर आपको पता हो तो एक ऐप बेस एयरबस आई, तो साथ ही उसका कुछ ही महीनों में उसका कंपैटिटर आ गया SWVL। हालांकि अभी एयरबस भी कोई पीक पे नहीं गई लेकिन कंपैटिटर आ गया। तो दिस हैपेंस इन एवरी बिजनेस। जहां पे भी कोई बिजनेस आता है, नया आइडिया आता है, वो बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है तो कंपैटिटर उसको स्टडी करना शुरू कर देते हैं, नए बिजनेसमैन उसको स्टडी करना शुरू कर देते हैं, उसको बेंचमार्क करते हैं कि यार ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, हमें भी इस बिजनेस आइडिया पे काम करना चाहिए, शायद हम भी कुछ अच्छा मुनाफा कमा पाएं। तो बिजनेस मार्केट में आता है, अर्निंग शुरू करता है, कंपैटिटर आ जाता है 1 आध साल में, कंपैटिटर आता है तो आपका बिजनेस तैयार नहीं होता कंपटीशन के लिए, तो बाज़ का तो इमीडिएटली डिप में चला जाता है, क्योंकि कंपैटिटर आपको स्टडी करके आ रहा होता है, आपकी सारी स्ट्रेटजीज को पढ़ के आ रहा होता है, आपसे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार होता है। आप तैयार नहीं होते क्योंकि कंपैटिटर तो अंडरग्राउंड काम कर रहा होता है ना, आप मार्केट में होते हो। तो कंपैटिटर आपको स्टडी कर रहा है, आपको कंपैटिटर का पता ही नहीं होता, एकदम अंडरग्राउंड से एकदम आगे लॉन्च हो जाता है, तो आप उसको फेस नहीं कर पाते, नॉर्मली डिप आ जाती है। फिर
जब कंपेटिटर आने के बाद आप री स्ट्रेटेजाइज करते हो, अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करते हो, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट आपकी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं लाते हो, प्रोडक्ट के फीचर ऐड करते हो, दोबारा बिजनेस को ग्रो कराते हो। सो साइक्लिकल मूवमेंट, ट्रेंड जो कि एक ओवरऑल डायरेक्शन इन द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको डाटा में बताती है। साइक्लिकल मूवमेंट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे जो एक्चुअल मूवमेंट ओवर द लॉन्गर पीरियड रिकॉर्ड हो रही हैं, उसको हम साइक्लिकल मूवमेंट कहते हैं। अगेन वी जस्ट हैव टू, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जब जहन में आपके मतलब होता है तो मेमोराइज करना चीज़ें आसान हो जाता है। आपको सिर्फ एक एक डेढ़ लाइन इसकी याद रखनी है। थर्ड कंपोनेंट, अगेन हाउ टू मेजर दीज कंपोनेंट्स, ये हमारे स्कोप में नहीं है, हमें सिर्फ एक एक डेढ़ लाइन डेफिनेशन चाहिए। थर्ड कंपोनेंट इज सीजनल वेरिएशन। अगर यही डाटा ना हम ईयर्स की बजाय क्वार्टर्स में रिकॉर्ड करें, यही डाटा हम क्वार्टरली रिकॉर्ड करें, तो शायद यहां से लेके 1 2 3 4 यहां तक एक क्वार्टर पूरा हो रहा है, एक साल पूरा हो रहा है। दिस इज 1 ईयर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी। 1 2 3 4 4 क्वार्टर अप्रॉक्सीमेटली एक साल है। सीजनल वेरिएशन क्या है? आप डाटा को रिकॉर्ड करो, एक्चुअल डाटा को रिकॉर्ड करो ओवर द टाइम, एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे कुछ सेल्स वैल्यू नजर आ रही होती हैं। जब आप क्वार्टरली डाटा करोगे ना, तो जब आप एनुअल डाटा कर रहे हो तो ये मूवमेंट छुप जाती हैं। जब आप एनुअल डाटा करते हो ना, एनुअल डाटा में तो आपको नजर आता है एक साल सेल यहां पे है और दूसरे साल में सेल यहां पे है, लेकिन विद इन द ईयर मूवमेंट कुछ ऐसे चल रही होती है जब एनुअल डाटा में कैप्चर नहीं होती। लेकिन जब क्वार्टरली डाटा करते हो तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये मूवमेंट कैप्चर हो जाती है। ये मूवमेंट फिर क्वार्टरली डाटा में कैप्चर हो जाती है। एनुअल डाटा में लाइन यहां से लेकर यहां तक सीधी चली जाती है, क्वार्टरली डाटा में आपको ये मूवमेंट कैप्चर होती नजर आती है। तो मैंने इसलिए अब इसको कहा अगर ये ईयर ना हो, क्वार्टर्स हो, तो हमारा स्केल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हमें ये मूवमेंट क्वार्टरली मूवमेंट भी कैप्चर होती नजर आएगी। सीजनल वेरिएशन, ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे एक्चुअल सेल्स मूव करती हैं, और मूवमेंट विच कैन बी रिकॉर्डेड ओवर द ईयर पीरियड, उसको हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं। सीजनल वेरिएशन की मिसाल के लिए आप ले लीजिए आइसक्रीम्स की कंपनी, उसकी सेल्स का रिकॉर्ड। आप ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी, उसकी सेल्स का रिकॉर्ड। तो यू विड नोट कि गर्मियां आएंगी तो सेल्स बढ़ जाएंगी, सर्दियां आएंगी तो सेल नीचे आएंगी, फिर दोबारा गर्मियों की तो सफर शुरू होगा, सेल्स फिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो सीजनल वेरिएशन सेल्स में आती हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, हर बिजनेस में नहीं होती, लेकिन अक्सर बिजनेस में सीजनल वेरिएशन आती हैं। मैंने 2 मिसालें दी आपको, आइसक्रीम का बिजनेस दिया, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस दिया, अम्ब्रेला ले लीजिए, आप सनग्लासेस ले लीजिए, आप स्वेटर्स ले लीजिए, जैकेट्स ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, इसमें सीजनल वेरिएशन आती हैं। ठीक है, जैकेट्स सर्दियों में बिकेंगी, गर्मियों में नहीं बिकेंगी, सेल्स कम हो जाएगी। कपड़े हैं जैसे ख्वातीन के होते हैं, कोई लॉन्स होती हैं, कोई और तरह के, मर्दों के भी बारीक कपड़े, गर्मियों के कुछ और होते हैं, सर्दियों के कुछ और होते हैं। तो हर कपड़े का सीजनल इम्पैक्ट, अक्सर प्रोडक्ट में सीजनल इम्पैक्ट होता है। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें बिहेवियर पता हो, हमारे पास्ट में हमारी सेल्स का बिहेवियर क्या रहा है, ओवर द ईयर्स क्या बिहेवियर रहा है, ओवर द क्वार्टर्स या मंथ्स क्या बिहेवियर रहा है, और ट्रेंड कैसे चल रहा है। इन चौथे कंपोनेंट को मैं बाद में लेके आता हूं। इन 3 कंपोनेंट्स को लेके आप फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, जस्ट टू शेयर विद यू। जैसे यहां तक आपका पास्ट खत्म हो गया, अब आपसे कहा जाए कि भाई मुझे इस साल की, ये जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वें साल की सेल की फोरकास्ट बनाओ। अगर हमने कंपोनेंट स्टडी किए हुए हैं ना, तो इन कंपोनेंट्स की मदद से 12वें साल की हम सेल्स फोरकास्ट कैसे बनाते हैं। अगेन हम नंबर से डील बाद में करेंगे, फिलहाल मैं आपको जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये सारी जो हमने स्टडी की है, हमने ट्रेंड लाइन को पढ़ा, हमने ओवर द ईयर मूवमेंट को पढ़ा, हमने विद इन द ईयर मूवमेंट को पढ़ा, ये यूज़ कैसे होती है। हमने 12वें साल की सेल फोरकास्ट बनानी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अगर इसी पैटर्न पे चलते जाएं तो 12वें साल में हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पे जाती है। ये हमारी फोरकास्टिंग डेवलप हो रही है कि 12वें साल हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ होगी। फिर हम फोरकास्ट करते हैं कि अगर साइक्लिकल मूवमेंट ऐसे ही चलती रहे तो 12वें साल में हमारा
साइक्लिकल मूवमेंट का इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें पता लगा ट्रेंड लाइन से नीचे आता है। फिर देखा जाता है 12वें साल की पूरी सेल बनानी है या क्वार्टरली सेल बनानी है। अगर तो पूरी सेल बनानी है 12वें साल की तो यहां पे आ गया, इसको फर्दर क्वार्टर में ब्रेक करना है तो फिर हमें इसको सीजनल वेरिएशन भी देखनी पड़ती है कि भाई ये 12वां साल है, इसमें सीजनल वेरिएशन क्या है, जो कि हमने क्वार्टरली एक छोटे सेगमेंट को पढ़ के एक साल के डाटा को पढ़ के असेस की होती है, जो हमें ऐसे ऐसे साल में नजर आ रही होती है, जो कि एनुअल डाटा में हमारी छुप जाती है। तो वहां से हम फिर उसको भी स्टडी की होती है हमने, तो देखते हैं हमारी क्वार्टर 1, 2, 3 में हमारी सीजनल वेरिएशन क्या आती है। क्वार्टर 1 में हमारी एवरेज से नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं। तो इस तरह हम अपनी सेल्स फोरकास्ट बना पाते हैं। हमारे स्कोप में पहला कंपोनेंट डेफिनेशन, हमारे ये 4 कंपोनेंट्स की डेफिनेशन है। ट्रेंड, that gives when plotted on a graph, when analyzed, trend gives us overall direction of the data in the past. It may be growth or it may be decline. Cyclical movement, it shows movement of data above and below the trend line recorded over a longer period long than a year. एक साल से ज्यादा पीरियड में जो मूवमेंट अप एंड डाउन रिकॉर्ड हो रही है, ये ईयर्स में अगर रिकॉर्ड करें तो साइक्लिकल मूवमेंट कहते हैं। सीजनल मूवमेंट या सीजनल वेरिएशन है, अगर यही मूवमेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे हम विद इन अ ईयर रिकॉर्ड कर पाएं, विद इन अ ईयर अप एंड डाउन हमें नोट कर पाएं, उसको हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं। इरेगुलर मूवमेंट होती है कि बाज का साइक्लिकल या सीजनल से हट के भी सेल्स में ऊंच नीचे आ जाती है। मे बी यहां पे सेल नीचे आते आते बाज का किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में ज्यादा नीचे चली जाती है, आम क्वार्टर में इधर तक आके ऊपर जा रही थी, यहां पे कोई ज्यादा नीचे चलेगी। इसको हम कहते हैं इरेगुलर मूवमेंट, क्योंकि सेल्स में ऊंच नीच बाज का बड़ी माइनर सी और नॉन रिकरिंग नेचर की इवेंट्स की वजह से भी आ जाती है। ट्रेंड ओवरऑल डायरेक्शन है, इट विल कंटिन्यू। साइक्लिकल कंपोनेंट एक परमानेंट फीचर है किसी भी बिजनेस का, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का, इट विल कंटिन्यू। वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अगले आने वाले 20 सालों तक साइक्लिकल मूवमेंट चलती रहेगी, सेल्स का साइकिल ऊपर नीचे आता रहेगा। सीजनल मूवमेंट इज अ परमानेंट फीचर ऑफ एनी बिजनेस। सीजनल इफेक्ट हर बिजनेस में जिसमें एग्जिस्ट करता है वो परमानेंट नेचर का है, वो एग्जिस्ट करता रहेगा। इरेगुलर मूवमेंट क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट ही बात करें तो आपको पता है कि ये कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में धरने वगैरह चल रहे थे, पहले भी चलते थे लेकिन अभी भी चल रहे थे। दैट इज इरेगुलर मूवमेंट। उसका इंपैक्ट बिजनेसेस पे यकीनन आया, क्योंकि एक्सेस रोड्स ब्लॉक होगी, उस एरिया में जो बिजनेसेस थे उनकी सेल्स अनयूजुअली ड्रॉप होगी, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी सीजन, दैट वाज बिकॉज ऑफ एन irregular movement which we don't expect to occur on a regular interval. ये irregular movement है जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते, जिसको हम अपने अंदाजे में ला के फ्यूचर में बिल्ट इन नहीं कर सकते, ना हमें बिल्ट इन करने की जरूरत है। तो हमारी सेल्स में ऊंच नीच ट्रेंड की वजह से आती है, क्योंकि अगर ट्रेंड ग्रोइंग है तो फ्यूचर में हमारी सेल्स बढ़ती जा रही है। साइक्लिकल मूवमेंट की वजह से आती है, डिपेंडिंग हमारे बिजनेस किस साइकिल पे है, क्या वो राइजिंग ग्रोथ में है, क्या कंपटीशन की एंट्री के बाद नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड है। सीजनल सर्दी गर्मी उसका क्या इफेक्ट है, दैट हेल्प्स अस इन डिटरमिनिंग हम किस पीरियड की सेल्स फोरकास्ट बना रहे हैं। इरेगुलर कंपोनेंट्स आर such factors which are non-recurring and it is difficult to forecast them and use them in sales forecast, thus ignored। irregular components को sales forecast में ignore किया जाता है, उनको sales forecast में built नहीं किया जाता। अगेन हमारा स्कोप सिर्फ 4 डेफिनेशन 4 लाइनर नोट्स में अवेलेबल हैं, इनको सिर्फ पढ़ना और मेमोराइज करना, इससे ज़्यादा हमें जानना नहीं है। जी एनी क्वेश्चन? टाइम सीरीज मॉडल, नाइव अप्रोच, मूविंग एवरेज अप्रोच, ट्रेंड प्रोजेक्शन। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? वही सवाल। जी बेटा। जी प्रोजेक्शन का मतलब तो यही है कि आप प्रोजेक्ट करते हो, दिस इज प्रोजेक्शन, कि ये पास्ट है, पास्ट को लेके प्रोजेक्ट करना। बेटा यहाँ से मुझे मुसलसल नॉइज आ रहा है, काइंडली कंट्रोल इट। नहीं तो जो नए बच्चे हैं उनको शायद पता नहीं, मेरा असूल है कि या वो बच्चा जो आइडेंटिफाई होकर वो बाहर जाएगा, और बच्चा आइडेंटिफाई ना होगा तो पूरा सेगमेंट के 15-20 बच्चे बाहर चले जाएंगे क्लास से। सो काइंडली डोंट talk when I am talking, just focus on listening. If you don't have an interest in listening, you have all the rights to walk away. जी any question?
कोई और सवाल? ट्रेंड प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। जैसे ये लाइन को हमने प्रोजेक्ट किया कि यहाँ पे ये ईयर 9 तक कहाँ पहुँची, ये 12 तक कहाँ चली जाएगी, दिस इज प्रोजेक्ट करना। जैसे प्रोजेक्टर है, वहाँ से यहाँ पे इमेज को एक्सटेंड करता है अपनी मशीनरी से, जो उसके अंदर जो इमेज स्टोर्ड है वो प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पे, दिस इज प्रोजेक्शन, चीज़ को आगे एक्सटेंड करना। और ट्रेंड प्रोजेक्शन का मतलब इन 4 कंपोनेंट्स में टाइम सीरीज को एनालाइज करना, फिर इन कंपोनेंट्स की मदद से फोरकास्ट करना, प्रोजेक्ट करना कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमारी सेल्स क्या हो सकती है। ये फोरकास्टिंग का सबसे आप कह सकते हैं कि एडवांस्ड और वाइडली यूज्ड मेथड है, इसलिए इसकी डिटेल आपको CFAP में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल थोड़ी सी आप कह लें कॉम्प्लेक्सिटी है, एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। हमारे यहाँ पे सिर्फ ये डेफिनेशन की हद तक इंट्रोडक्शन है इससे। वहाँ पे शायद हम इस पे मे बी 3-4 घंटे इस पे लगाएं, इसको पढ़ने में शायद इससे भी ज़्यादा, और पास पर क्वेश्चन डालेंगे तो 5-6 घंटे हमारे लग रहे होंगे सिर्फ इस ट्रेंड प्रोजेक्शन को पढ़ने में। जी कोई सवाल जी? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा जी, हमने क्वांटिटेटिव मॉडल हम पढ़े थे। क्वांटिटेटिव मॉडल में टाइम सीरीज जो मॉडल्स हैं उनको हमने देखा। ये इफ दिस वाज आवर ए, देन द बी इज कॉजल मॉडल। कॉजल model. Causal model is nothing new for you. You must be familiar with this. Causal model cause and effect relationship बनाता है 2 वेरिएबल्स में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, और इसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं वो लीनियर रिग्रेशन है या लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन है। सो कॉजल मॉडल में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इसमें जो इक्वेशन रिलेशनशिप के लिए हमें डेवलप करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस रिलेशनशिप में y और x तो हमने बात कर ली। a क्या होता है जी? व्हाट इज a? मैथमेटिकली व्हाट इज a हियर? a को अगर मैं इस इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, इट इज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। x 0 होगा तो y इज इक्वल टू a आ रहा है। इसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे जब हम अभी इलस्ट्रेशंस पे जाते हैं। और b क्या कहलाता है यहाँ पे इस इक्वेशन में? व्हाट इज b? को बता सकता है? याद है जी, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। व्हाट इज b? अगर हम ग्राफिकली देखें तो यस, ग्राफिकली ये देखें तो ये ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है, क्योंकि ये जो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप x एक्सिस और y एक्सिस को लेके जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन में विद द एवरी चेंज इन x y में y की वैल्यू में इजाफा आ रहा है, तो स्लोप द एंगल विद विच द लाइन इज ग्रोइंग, इसको हम ग्रेडियंट कह सकते हैं या हम स्लोप कह सकते हैं। अब ये तो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन होगी, लेकिन इसका मीनिंग हमारी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में क्या आता है उस पर हम अभी बात करते हैं। लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी कहा जाता है, इसको लीनियर रिग्रेशन भी कहा जाता है। इसका फार्मूला विच यू विल हैव टू मेमोराइज, ए और बी की वैल्यूज़ कैसे सर्टेन की जाती हैं, वो फार्मूलाज भी सामने ले आते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं जिसको। ये फार्मूला पेज 210 पे अवेलेबल है। a इज इक्वल टू सिग्मा y ओवर n माइनस b सिग्मा x over n, and b is equal to n sigma xy
माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड विद एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वेयर। ये जी हमारा फार्मूला है ए और बी का। इस फार्मूला में आप देख सकते हैं कि आपको पहले बी कैलकुलेट करना है, एज बी विल बी यूज इन एज कैलकुलेशन। तो पहले आप बी यू कैलकुलेट करते हैं, फिर आप ए कैलकुलेट करते हैं, और जब ए और बी की वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के तहत आपकी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन बन जाती है। दिस इक्वेशन गिव्स यू रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, y x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपको a और b की वैल्यूज पता हैं तो आप फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y एस्टीमेट कर सकते हैं। फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x आप वैल्यू ऑफ y एस्टीमेट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल हम देखते हैं। लीनियर रिग्रेशन की इलस्ट्रेशन 2 आपके पास आ रही है, फिर इसको डिस्कस करते हैं इस फार्मूले को मजीद, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है मजीद इस पे बात करते हैं। ये लीनियर रिग्रेशन आपने QM में आई बिलीव पढ़ी हुई है, सही है ना? So it should not be any problem inshallah. Linear regression. Illustration 2 on page 210. Construct the equation of a line of best fit for this data. Line of best fit हम linear regression की मदद से, इसको line of best fit कहा जाता है, straight line कहा जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले line of best fit का वर्ड यूज़ किया था इस ग्राफ में। इस ग्राफ में यहाँ पे स्कैटर्ड डाटा था, आप एक इस डाटा की रिप्रेजेंटेटिव जो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, जो आपका ख्याल है कि डाटा के मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करती हुई जा रही है, उसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा जाता है। ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एक तरीका है ग्राफ पे डाटा इस तरह डॉट्स प्लॉट करो और विजुअली लाइन ड्रॉ कर दो, और दूसरा तरीका है लीनियर रिग्रेशन से ये लाइन आप ऐसे बना लें। डाटा जी हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 में company has recorded the following output levels and associated costs in the past 6 months. जुलाई से लेकर दिसंबर तक की आउटपुट इन यूनिट्स हैं और टोटल कॉस्ट है, और हमसे कहा गया लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाइए। सबसे पहले जब डाटा आपको दिया जाए तो आपको डिसीजन लेना है विच वेरिएबल इज एक्स एंड विच वेरिएबल इज वाई। तो इसमें से एक्स कौन सा लेंगे आप? आउटपुट इज एक्स, क्योंकि आउटपुट इंडिपेंडेंट हैं, और y इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिपेंडेंट है हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे। सो आउटपुट हमारी x बन जाती है, टोटल कॉस्ट हमारा y बन जाता है। तो हम x और y, मंथ्स का डाटा मैं यहाँ पे नहीं लेकर आता, मंथ्स के नेम मेरे लिए यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ x और y की फिगर सबसे पहले यहाँ पे लेके आता हूँ जो मुझे गिवन है। हमने डिसाइड कर लिया कि x output is x and total cost is y, ये हमने फैसला किया, और अकॉर्डिंगली डाटा हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। x is 7 9 10 7 8 9 और इसकी कॉस्ट है 45,000 50,000 52,000 44,000 and 47, and the last is 49. ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हैं। अब आपको देखना है इस फार्मूला की तरफ, जो कि आपको याद रखना है। आपको इस फार्मूला के तहत क्या क्या वैल्यूज चाहिए। आपको n की वैल्यू चाहिए। n से मुराद होता है नंबर ऑफ पेयर्स, n से मुराद होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं x और y के। x और y वैल्यू के आपके पास 6 पेयर्स हैं। सो n इज फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स, क्योंकि आपके पास जो डाटा दिया जाता है वो 2 वेरिएबल्स का डाटा होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपने इन्हीं 2 वेरिएबल्स के बिहेवियर को, पास्ट के डाटा को लेके आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। सो आपको ये दोनों वेरिएबल्स का डाटा पेयर की सूरत में दिया जाता है, तो n इज पेयर। देन यू नीड सम ऑफ, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ कॉलम y। सिग्मा y आपका जनाब, इसके सम को हम सिग्मा y कहते हैं। तो व्हाट इज सिग्मा y?
इसका सम लीजिए इस कॉलम का। मैं इस फार्मूले की मदद से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं। 287,000। देन वी नीड सिग्मा एक्स। बी तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, हमें सिग्मा एक्स चाहिए। यहां से सिग्मा एक्स ले लीजिए 50। हम इस फार्मूले के तहत वैल्यूज इकट्ठा कर रहे हैं। हमें n चाहिए, मिल गया 6। सिग्मा y चाहिए, बना लिया। सिग्मा x चाहिए, ले लिया। b इस फार्मूले से निकलने हैं। अब हम b के फार्मूले पे जाते हैं। इसमें हमें n चाहिए, अवेलेबल है। इसमें हमें सिग्मा ऑफ x मल्टीप्लाइड विद y चाहिए। तो हम एक कॉलम यहाँ पे बनाएंगे x मल्टीप्लाइड विद y, और फिर इसका सिग्मा ले लेंगे, सिग्मा ऑफ x इंटू y। तो मल्टीप्लाई कीजिए। 315,000, 450,000, 520,000, 308,000, 376,000, जी 441,000। सम 241,000, 2.41 मिलियन। ये जी x इंटू वाई, हमारी जो वैल्यूज़ ओके हो गई हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, x इंटू वाई भी हो गया। अब हमें सिग्मा x सिग्मा y चाहिए, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। हमें x स्क्वेयर का सम चाहिए। अब हमें एक और कॉलम बनाना है x स्क्वेयर, और फिर हमें सिग्मा ऑफ x स्क्वेयर लेना है। तो x स्क्वेयर 49, 81, 100, 49, 64, 81, ये सम 424। ये जी हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई। सिग्मा एक्स ऑलरेडी हमारे पास है। तो हमारे पास तमाम वेरिएबल्स जो हमें चाहिए ए और बी की कैलकुलेशन में, वो सारी वैल्यूज हम इकट्ठी कर चुके हैं। अब इन वैल्यूज को यूज करके हम पहले बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू को यूज करके ए की वैल्यू सर्टेन करेंगे। देन वी विल हैव दिस इक्वेशन अवेलेबल। अच्छा जी, पहले हम b की वैल्यू लेते हैं। b में हमें चाहिए n 6 मल्टीप्लाइड विद सिग्मा x इंटू वाई 241,000 डिवाइडेड माइनस सिग्मा x 50 मल्टीप्लाइड विद सिग्मा y 287,000 डिवाइडेड विद n 6 सिग्मा एक्स स्क्वेयर 424 माइनस सिग्मा एक्स 50 स्क्वेयर। लीजिए जी, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जी। 2500, दिस इज योर बी। आपका बी 2500 आया इस इक्वेशन को सॉल्व करके। देन हम ए की वैल्यू निकालने चलते हैं। ए की वैल्यू है सिग्मा वाई 287,000 over n 6 minus b 2500 into sigma x 50 over n 6. What is a 27,000? Or equation accordingly, line of best fit is y is equal to a plus b x, putting in the values y is equal to 27,000 plus 2500 x. This is line of best fit. अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट को सिर्फ बनाना ही हमारा काम नहीं है, इसमें ए और बी की वैल्यूज़ को समझना भी हमारा काम है, क्योंकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट फोरकास्टिंग में यूज़ की जाती है। जब तक हमें ए और बी का मतलब नहीं पता होगा, हम फोरकास्टिंग में इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमारी इस इक्वेशन में वाई क्या है? टोटल कॉस्ट। हमारी इस इक्वेशन में x क्या है? आउटपुट। इस इक्वेशन की मदद से फॉर एनी आउटपुट लेवल हम टोटल कॉस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यही पता लगता है ना हमें। हम यहाँ पे x में आउटपुट फीड करें, हमें टोटल x y की वैल्यू टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। हमने 15 यूनिट 20 यूनिट बनाने हैं, हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? इस इक्वेशन में x की जगह आउटपुट फीड करो, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। ये इस इक्वेशन का मकसद है, विच कैन बी यूज इन फोरकास्टिंग। लेकिन व्हाट इज ए? ए क्या है यहां पे? वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 0, टोटल कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज 0। तो जब प्रोडक्शन 0 हो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट।
इन दिस इक्वेशन ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। तवज्जो से सुनिएगा ज़रा, कंसेप्चुअली चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने आपको मतलब क्या बताया ए का, ए इज़ अ वैल्यू व्हेन एक्स इज 0। अगर हम इसको इस इक्वेशन पे अप्लाई करें, ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए व्हेन एक्स इज 0। हमने क्या लिखा, वाई इज इक्वल टू ए व्हेन एक्स इज 0। इस सिचुएशन में वाई इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए व्हेन प्रोडक्शन इज 0। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। हमें पता है जब प्रोडक्शन 0 होती है टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। इस डेफिनेशन के तहत हमने कहा जी ए तो फिक्स्ड कॉस्ट है। एंड व्हाट इज बी, इट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि आपका एक्स 1 हो, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2500 है। एक्स आपका 2 हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5000 हो जाएगी। एक्स आपका 3 हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी 7500 हो जाती है। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस गिव्स यू द टोटल कॉस्ट। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है, जिसमें आपकी जो बी है इट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इस इक्वेशन का इस्तेमाल क्या है, इस रिक्वायरमेंट में यहां पे इलस्ट्रेशन में तो नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन हमसे कह सकता था एस्टीमेट या फोरकास्ट टोटल कॉस्ट इफ कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस 12 यूनिट्स in next month. How this equation can be used in forecasting? ये हमसे रिक्वायरमेंट ऐसे भी दी जा सकती थी फर्दर कि जी कंपनी अगले महीने 12 यूनिट्स बनाना चाहती है, तो बताइए इसकी अगले महीने की फोरकास्ट टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो 12 यूनिट्स एक्स की जगह फीड कर दीजिए, y इज इक्वल टू 2700 प्लस 2500 इंटू 12 कितनी आई, 57,000। This is forecast total cost for the next month if company plans to produce 12 units. तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बनाई और लाइन ऑफ बेस्ट फिट की मदद से फोरकास्टिंग भी हमने थोड़ी सी सीखी। इस इलस्ट्रेशन में हमने टोटल कॉस्ट का यूनिट्स प्रोड्यूस से रिलेशनशिप डेवलप किया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन से। उस रिलेशनशिप में ए की वैल्यू क्या है, उस रिलेशनशिप में बी की वैल्यू क्या है। तसल्ली से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि अगली इलस्ट्रेशन में आई वांट टू आस्क यू अगेन इन अ डिफरेंट सिनेरियो व्हाट इज ए व्हाट इज बी, एंड आई वांट यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगली इलस्ट्रेशन में कोई बच्चा गलत ना बोले, सोच के बोले। जैसे मैंने आपको बताया ए वाई इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज 0, ठीक है। तो ए का मतलब फिक्स कॉस्ट हो गया और बी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। हमने ये मतलब समझा इस इक्वेशन के बिहेवियर से, इक्वेशन की स्टडी से। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हाउ टू डेवलप लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग ए एंड बी फार्मूला। ये एक डाटा, बेसिक सा डाटा लेके हमने बी की वैल्यू ली, ए की वैल्यू ली, इक्वेशन आई, इक्वेशन के में ई और बी की वैल्यूज को समझा और इक्वेशन का इस्तेमाल करके फोरकास्ट बनानी सीखी हमने। जी जी बिल्कुल कीजिए कैलकुलेटर से बेटा, फार्मूला आप लिखिए, फीड कीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। एक तो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ऐसा फार्मूला लिखिए, एक तो फीड कर दीजिए, वैल्यूज लिख के उसके बाद कैलकुलेटर से ही करना है आपने। फार्मूला आपको मेरी समझ के मुताबिक देना पड़ेगा आपको। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? और अगर फार्मूला अगर आपको याद नहीं है इन केस तो कोई बात नहीं, फिर उसको स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए फार्मूला आपको याद रहे और फार्मूला वहाँ पे लिख सकें। लेकिन अगर नहीं याद तो फार्मूला स्किप करके कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यूज अगर ए और बी ला सकते हैं तो दैट इज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन, दैट इज नॉट रिकमेंडेड ऑप्शन, एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। जी कोई सवाल? अच्छा ये इलस्ट्रेशन 3 पे आइए जरा। इलस्ट्रेशन 3 में हमसे दो चीज़ें मांगी गई हैं रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस एंड कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू दैट कैन बी अचीव्ड इफ अ शॉप डिसाइड्स टू स्पेंड 250,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। इसका ताल्लुक, अब ये वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये वो नहीं है वेरिएबल जो पीछे आपने लिए थे, यहाँ पे ज़रा वेरिएबल बदल गए हैं। पढ़िए ज़रा डाटा।
यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसको देखते हैं और फिर बात करते हैं उस पर। इलस्ट्रेशन 3, एक कंपनी की 7 शॉप्स का डाटा में दिया गया है। उन 7 शॉप में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ₹1000 में क्या हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक साल में, और उन शॉप पे सेल रेवेन्यू कितना अचीव किया, ये भी ₹1000 में है। अच्छा, इसमें फर्दर कुछ हमें बता दिया गया है, जो हमें x का सम चाहिए, y का सम चाहिए, x इंटू वाई का सम चाहिए, x स्क्वायर का सम चाहिए, वो सारी वैल्यूज हमें फैसिलिटेट कर दी गई हैं। तो वी डोंट हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल, ये टेबल बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और हमें इवन x और y की आइडेंटिफिकेशन भी दे दी गई है, बट अगर ना भी दी जाती तो हमें पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल्स का रिलेशनशिप आपस में होता है, और इन दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। एडवर्टाइजिंग इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि जितनी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उसका इंपैक्ट सेल्स पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अगर ना भी क्वेश्चन में हमें फैसिलिटेट किया जाता तो वो शुड बी इन अ पोजीशन टू असेस कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हमारा x है, सेल्स रेवेन्यू हमारा y है। बहरहाल उसने हमें x भी बता दिया, y भी बता दिया, और सारी वैल्यूज हैं वो भी दे दी हैं। तो हमें सिर्फ शुरू करनी है बात b की वैल्यू से, b को सर्टेन करना है, फिर हमें a को सर्टेन करना है, और फिर हमें इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx, ये इक्वेशन बनानी है। तो बताइए b की वैल्यू क्या आ रही है। b की वैल्यू इज 5.05, और a की वैल्यू, ये पूरी 5 है, 5, और a की वैल्यू 600। अच्छा जी, अब व्हाट इज a, व्हाट इज b। अब तसल्ली से सोचिए, इक्वेशन आपके सामने आ गई, 600 प्लस 5x, दिस इज योर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ज़रा सोचिए, ये आपके सामने की लिखी नज़र आ रही है। इक्वेशन का बिहेवियर देखिए और बताइए उसके मुताबिक व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b। जी, कोई बच्चा जब समझ पाए हाथ खड़ा करे ताकि फिर हम लें इनपुट। y इज इक्वल टू a व्हेन x इज 0। व्हाट इज y? y क्या होता है? y इज, हम इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 2 नहीं कर रहे। इलस्ट्रेशन 3 मैंने क्या कहा था, पहले सोचना फिर बोलना। हम इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं। व्हाट इज y? सेल्स। हाँ जी, आप बताएं a क्या है। अगर मैंने a के आगे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, व्हाट इज a? सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज 0। बिल्कुल ठीक है जी। a, दिस इज टोटल सेल्स, टोटल सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग इज 0। ऐसा ही है जी। जब एडवर्टाइजिंग 0 है तो टोटल सेल 600 के बराबर है, और वो भी याद रखना है टोटल सेल्स एक्सप्रेस्ड इन y, आपका रुपीज इन 1000 है ना। y इज योर रुपीज इन 1000। आपने जो डाटा यूज किया इस इक्वेशन को बनाने में, उसमें y रुपीज इन 1000 है, तो इस इक्वेशन से भी जो y आ रहा है वो रुपीज इन 1000 में ही आ रहा है। तो ये 600 सेल नहीं है, 6 लाख है, क्योंकि आपका y का जो डाटा आपने यूज किया है वो राउंडेड ऑफ था 1000 में। और यहां से आप क्या कह रहे हो कि जब हमारी एडवर्टाइजिंग 0 है, y इज इक्वल टू a, टोटल सेल्स इक्वल टू a, और टोटल सेल्स चूंकि हमारे डाटा में एक्सप्रेस्ड इन 1000 है, तो ये 600 भी 1000 में वैल्यू है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? ये इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ आएगी, एग्जामिनर हमें यकीनन कोई ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं देगा जिसमें आप दिमाग इस्तेमाल ना करो। तो आपको दिमाग इस्तेमाल करना सीखना है कि हम कैसे किसी वैल्यू को, कैसे इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिस्पाइट माई वार्निंग कि भाई सोच समझ के बोलना, उसके बावजूद बहुत से बच्चों ने कॉपी पेस्ट, स्टीरियोटाइप किया, जिसके आप एक्सपर्ट होते हो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट था तो शायद यहाँ पे भी फिक्स्ड कॉस्ट ही बनना है। इस चीज़ से दिमाग, ये चीज़ें दिमाग से निकालनी है कि छापा नहीं लगाना होता, सोचना होता है। ठीक है,
मैंने आपको बड़ी सीरियस वार्निंग दी थी कि भाई सोच के बोलना, सोचे बगैर ना बोलना। लेकिन आदत बड़ी पक्की आप लोगों की, इसको दूर करना आप लोगों ने जल्द अज जल्द। जितनी जल्दी इस आदत को ख़त्म करोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सोचने की आदत के बगैर पास नहीं हो सकता। यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग बिफोर यू राइट। जी, नाउ व्हाट इज बी? बी क्या है? आप सोच के जवाब दीजिए, बी क्या है? जबरदस्त। बी एवरी 1000 कह लो, या ये 5 है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज इंक्रीज इन सेल्स फॉर 1 रुपी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। आप एडवर्टाइजिंग में 1 रुपया खर्च करो तो सेल्स में 5 रुपए का इजाफा आएगा। एडवर्टाइजिंग में 1000 खर्च करो, सेल में 5000 का इजाफा आएगा। ठीक है, तो ये बी क्या है? इट इज इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स फॉर एवरी 1 rupee spent on advertising. B is 5. आप 1 रुपया खर्चा करोगे सेल्स पे, 5 रुपये, 1 रुपया खर्चा करोगे एडवर्टाइजिंग पे, 5 रुपये इजाफा आ जाएगा सेल्स में, y में ऐड हो जाएगा ना, a प्लस 5x। आप 1000 स्पेंड करोगे एडवर्टाइजिंग पे तो 1000 इंटू 5000 ऐड हो जाएगा आपकी सेल्स में। सो दिस इज योर बी। हमारी बाहर लाइन ऑफ बेस्ट फिट इक्वेशन आ गई है। ये सिर्फ मैंने आपकी इसकी इंटरप्रिटेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपसे पूछी। जी, कोई सवाल यहाँ पे? इस इक्वेशन को डेवलप करना और इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना, ए और बी की इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत, कोई चैलेंज? अच्छा, इसका पार्ट सेकेंड, कैलकुलेट द सेल वैल्यू दैट कैन बी अचीव्ड इफ अ शॉप डिसाइड्स टू स्पेंड ₹250,000 ऑन एडवर्टाइजिंग। व्हाट शुड वी डू? क्या करें? एक्स में क्या फीड करें? 250 ओनली, क्योंकि एक्स हमारी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है और हमने जो डाटा यूज किया उसमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ₹1000 में है, तो हमने एक्स को ₹1000 में फीड करना है। 600 प्लस 5 इंटू 250। ये डाटा की हैंडलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने 250,000 लिख दिया तो आसान तरीन 1 या 2 नंबर आप लूज कर जाओगे। यहाँ पे इक्वेशन सारी बना ली है, पार्ट बी में 250,000 लिख दिया तो आपका जो 1-2 नंबर है आपके गए सवाल गए। इक्वेशन बनाने के नंबर मिलेंगे, पार्ट सेकंड आपका ज़ाया हो जाएगा। कितना बना जी? 1850। और अगर हम इसका जवाब देना चाहें तो हम ऐसे इसको या तो लिखें, ये ₹1000 में है, ₹1000 में है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ₹1850,000। ये बताना ज़रूरी है। हम सिर्फ 1850 लिख के आगे चले जाएंगे, ये भी शायद गलत है जवाब देना। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है और एग्जामिनर को हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग जितनी बेहतर, जितनी डिटेल में बता सकें बताना है। वी मस्ट टेल एग्जामिनर दैट वी आर नॉलेजेबल, हमें चीज़ों का पता है और एग्जामिनर इसी चीज में इंटरेस्टेड है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइटम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है, एबिलिटी टू हैंडल डाटा है आप में, प्रिसाइज वैल्यूज मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, दैट इज क्रिटिकल। वो ज्यादा अहम है कि आप एग्जामिनर को दिखाओ। वैल्यूज में अगर हमसे कोई ऊंच नीच किसी कैलकुलेशन में हमें ए नहीं कैलकुलेट करना है या बी नहीं कैलकुलेट करना है, कोई गलती होगी उसका 1 नंबर कटेगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट एग्जामिनर को बता पाए, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने 250,000 फीड कर दिया ना, मैं इसको एक और चीज भी कहता हूं। अक्सर बच्चों का ख्याल होता है कि कोई चीज नहीं भी आती तो उसमें हाथ पैर मार देने चाहिए। आई टोटली डिसएग्री विद दिस। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप उसमें एक होता है ना कि जानते बूझते पता है कुछ नहीं मैं स्कोर कर सकता, ऐसी ज़रबें तकसीम में करोगे तो शायद एग्जामिनर मे गेट इरिटेटेड। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हमारे पेपर में, हम सबको पता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कोई चीज़ गलत करके आते हो तो ऑन मेरिट आपका नंबर कोई नहीं काट सकता एग्जामिनर कि जिसने गलत चीज़ किया तो इसके नंबर को मैं माइनस नेगेटिव में ले जाऊं। लेकिन बहरहाल हमें याद रखना एग्जामिनर इज ह्यूमन। मतलब मैं इसको बच्चों को मिसाल में से समझाता होता हूं कि अगर आपका पेपर
अच्छे अंदाज में कैरी हो रहा है ना, आप एग्जामिनर को बता पा रहे हो कि मैं नॉलेजेबल हूं, मैं नीटली चीज़ों को प्रेजेंट कर पाता हूं, मुझे चीज़ों का पता है, लेकिन किसी वजह से वो ये इंप्रेशन लेके जा रहा है कि ये बच्चा अच्छा है, इसने तैयारी की हुई है, गुड गुड करता सोचता जा रहा है आपके बारे में, और एंड में जाके कहीं आपके नंबर खुदा न खासा 49 बने या 48 बने, वो एकदम थोड़ा परेशान होता है, यार बच्चा तो अच्छा था, फेल क्यों हो रहा है? ह्यूमन है ना हम। एक इंप्रेशन कैरी हुआ कि बच्चा अच्छा है, पास होने जा रहा है शायद, लेकिन एंड में जाके जब 48 49 हुए तो वो यकीनन एक सेकंड थॉट देगा, यार कहीं मुझसे कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, कहीं पे कोई मार्जिन है इसके पास एक आध नंबर देने का। सो चांसेस आर देयर कि अगर आपने एक अच्छे स्टूडेंट का, एक नॉलेजेबल स्टूडेंट का जो दिमाग इस्तेमाल करना जानता है वो इंप्रेशन दिया है, तो शायद वो आपको एक चांस और दे देगा ऐसे मौके पे कि अगर 48 49 है तो लेट्स सी, कहीं मुझसे एग्जामिनर खुद सोचेगा मुझसे गलती तो नहीं हुई, और शायद वो सेकंड थॉट में आपको एक नंबर कहीं देख के, कहीं कुशन देख के वो एक नंबर देख के आपको पास कर दे। लेकिन अगर आपने इंप्रेशन अदरवाइज दिया, प्रेजेंटेशन नहायत नाकस, कटिंग, ओवर राइटिंग नहायत ज़्यादा, छोटी छोटी वैल्यूज़ पढ़ने में दिक्कत, वर्किंग रेफर नहीं हो रही, एग्जामिनर को गुस्सा चढ़ता जा रहा है, यार ये मुझे तंग कर रहा है बच्चा, ये तो डिजर्व ही नहीं करता, इंप्रेशन कैरी हो रहा है ना उसके दिमाग में, बिल्ट हो रहा है, यार ये बच्चे की तो अच्छा ये भी खराब है, ये भी खराब है, अच्छा ये भी नहीं आता इसको, अच्छा ज़रब भी नहीं देनी आती, इधर भी 250,000 लिख दिया, ये सोचता जा रहा है। और उस मौके पे कहीं कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें आपने बोंगियां मारी हैं, तो उसके दिन में क्या, अच्छा मुझे धोखा भी देने की कोशिश कर रहा है ये, मतलब वो ये भी सोचेगा, और एंड में जाके अब आपके नंबर 48 बनेगा ना तो कहेगा शुक्र है फेल हो गया, आगे चलो अगला पर्चा पकड़ो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंप्रेशन क्या कैरी करते हो। और मैं बाय द वे अक्सर बच्चों का ना, ये चले एक दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से बात कर लें, बल्कि मुझे लगता है दीनी लिहाज से भी बात है कि हम अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। इस्लाम हमें कहता है कोई आपके बारे में क्या सोचता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। जो आपके बारे में अच्छा गुमान रखता है, वो गुमान शायद आपके कहीं अमाल नामे में और कहीं आपके आखिरत में काम आता है आपके। तो आपको अपने गुमान को मैनेज करना होता है, पेपर में भी और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें कि आप अच्छे इंसान हो, आप सच बोलते हो, आप अच्छे काम करते हो। इमेज बनाना, इमेज कैरी करना, ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि आप अपना गुमान अच्छा मेंटेन करो, लोग आपके बारे में अच्छी राय रखें, इस पे काम कीजिए। तो ये जो आज का मॉडर्न दौर में है ना जी, आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट मी, तो ये हमारे इस्लाम से मुनाफी है ये बात। यू मस्ट केयर, हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि हम अपने इमेज के बारे में फ़िक्र करें, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें उसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये भी चले एक बात बीच में आ गई, तो एग्जामिनर आपके बारे में क्या सोचता है इसका भी आप ख्याल रखेंगे तो पेपर आपका आसानी से पास हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके पास फेल में फ़र्क डाल जाती हैं। जी जनाब, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन ऑन लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन कहने को बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर इसमें कुछ ट्विस्ट डाल सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और सेल्स की आपसे डाली, और इसमें मैंने राउंडिंग ऑफ डाल दी रुपीज़ में, इन थाउजेंड में, तो एक एस्पेक्ट थोड़ा सा सोचने का ऐड हुआ। इसी अंदाज में एक और इलस्ट्रेशन है जो कि आपकी क्लास एक्टिविटी है, इलस्ट्रेशन 4। अब ये है अगेन प्रोडक्शन लेवल और प्रोडक्शन कॉस्ट का ताल्लुक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो यूनिट्स 1000 में राउंड ऑफ हुए हैं, 18.25, 20.51 1000 में है, और प्रोडक्शन कॉस्ट मिलियंस में है। रिक्वायरमेंट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, मंथली फिक्स कॉस्ट बताओ, और फिर प्रोडक्शन 24,000 यूनिट करनी है तो जुलाई की प्रोडक्शन कॉस्ट बनाओ। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। आपने मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है विच शुड बी इन रुपीज़। आप मुझे फिक्स कॉस्ट बताओगे विच शुड बी इन रुपीज़ एज वेल, एंड देन आप मुझे टोटल कॉस्ट बताओगे विच शुड आल्सो बी इन रुपीज़। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मिलियन फिगर, मुझे बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग के साथ रुपीज़ में फिगर चाहिए। दैट विल टेल कि आपने डाटा को सही हैंडल किया कि नहीं किया। डाटा हैंडलिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल, स्पेशली व्हेन राउंडिंग ऑफ इज अवेलेबल। तो केयरफुली काम कीजिए, हैंडल कीजिए इस डाटा को। आपको पता है कि आपने सम ऑफ एक्स लेना है, सम ऑफ वाई लेना है, एक्स को वाई से ज़रब दे के सम ऑफ एक्स वाई लेना है,
और x का स्क्वायर लेके सम ऑफ x स्क्वायर लेना है। ये 4 सम्स आपके पास आएंगे तो फिर आप b की वैल्यू लेंगे, फिर आप a की वैल्यू लेंगे और फिर आपकी इक्वेशन बनेगी जिससे आप फोरकास्ट कर पाएंगे। जी जनाब, वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन की किसी ने? क्या है? 6135 601। ये वेरिएबल कॉस्ट 61 लाख, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वेरिएबल कॉस्ट। $6.135। मैंने कहा रुपीज़ में बोलो, ये 6.135 रुपीज़ हैं क्या ये? सोचो सोचो, सोच के बोलो। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलियन में है। मैंने यहां पे ना एक वर्ड आप देखो, मैंने लिखा हुआ रुपीज में, फिगर बोलो रुपीज में। 61 इससे आगे भी जाना है। अभी आपकी वैल्यू ऑफ बी क्या आ रही है? जो वैल्यू ऑफ बी आपकी आ रही है वो क्या आ रही है? 6.135 ये वैल्यू ऑफ बी है आपकी। ठीक है, अब इसको समझना आपने, ये बी क्या है, मिलियन में है, 1000 में है। ये मिलियन में क्यों है? आपकी मिलियन में तो टोटल कॉस्ट है, जो कि आपका ए आएगा ना, दैट फिक्स्ड कॉस्ट दैट विल बी इन मिलियन। ए की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? ए की वैल्यू एज पर फार्मूला क्या आ रही है? 8.2 मिलियन। तो ये आपकी मिलियन में है शायद। वेरीफाई कीजिए ये वैल्यू ठीक है जी। पहले ए की वैल्यू पे बात कर लें, वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर बी पे जाते हैं। ये 8.2 ए की वैल्यू बताइए जी, ये ठीक है वैल्यू ए की? आपका n6 है, सम ऑफ x आपका 124.16 है, और सम ऑफ y आपका 811 है, सम ऑफ एक्स वाई इज़ 16873 है, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2584 है। इसके मुताबिक ए आपका आ रहा है 7.70 और बी आपका आ रहा है 6.16। ये वैल्यूज़, ये आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं। इनसे डिसएग्रीमेंट अगर आ रहा है तो देखिए ज़रा कहाँ पे, किस वजह से आ रहा है। शायद कोई राउंडिंग ऑफ कहीं पे हमने ठीक नहीं की। आपको x की वैल्यूज चूंकि 2 डेसिमल तक अवेलेबल हैं, तो आप सम ऑफ x भी 2 डेसिमल तक ही लेके आएंगे। जी यहाँ पे इन वैल्यूज पे कोई डिसएग्रीमेंट, ए आपका रुपीज़ इन मिलियन है और बी आपका रुपीज़ इन 1000 है। क्यों, कैसे, कोई बता सकता है? कुछ सोच सकता है? ये ज़रा मुझे रेक्टिफाई कराइए। बच्चे कह रही है 8.2 आ रहा है, ठीक करवाइए। फिर ये क्या है? 873.09। ये क्या है? तो इससे क्या बदल जाता है यहाँ पे? ये 8.2 आ जाता है और ये क्या आ जाता है? 6.135। चलिए ठीक हो गया जी। आपने कैलकुलेट सारे एग्री करते हैं इस वैल्यूज़ पे, लेकिन असल चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ए रुपीज़ इन मिलियन है और बी रुपीज़ इन 1000 है। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ अक्सर बच्चों ने इसको भी रुपीज़ इन मिलियन में समाव वर्कआउट किया हुआ है। ए रुपीज़ इन मिलियन है, इस पर तो कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमारा जो ए क्या होता है? टोटल कॉस्ट। ए आपका टोटल कॉस्ट है व्हेन योर आउटपुट इज 0, और चूंकि हमारी टोटल कॉस्ट हमारी टेबल में मिलियन में गिवन है, तो ए इज इन मिलियन। ए इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज 0, तो ये तो यकीनन मिलियन में, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? दिस इज नॉट टोटल कॉस्ट, बी इज कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं आपको कहूं इस डाटा से कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे?
टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन से डिवाइड करो। अब टोटल कॉस्ट मिलियन में है, प्रोडक्शन 1000 में है, तो मिलियन को 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी इन थाउजेंड्स। मिलियन को 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी इन 1000। सो ए आपकी टोटल कॉस्ट है, इट इज इन मिलियन। बी आपकी कॉस्ट पर यूनिट है, इन दिस केस इट विल बी इन थाउजेंड्स। तो अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो इक्वेशन में अगर ये राउंडिंग ऑफ के चक्कर से निकलना चाहूं तो मेरी इक्वेशन होगी ये, दिस इज माई इक्वेशन, जो कि राउंडिंग ऑफ के चक्कर से आजाद है। जब इक्वेशन अब रुपीज में है, ये भी रुपीज आ गए, ये भी रुपीज आ गए। 8.2 मिलियन था, 6.135 थाउजेंड में था, ये थाउजेंड में आ गए, ये मिलियन में, इसको भी ओपन कर दिया मैंने। ये हमारी इक्वेशन बनती है। और अब हम चलते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन जुलाई प्रोडक्शन विल बी 24,000 यूनिट्स, एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट। तो जुलाई की टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर हम 24,000 यूनिट्स बनाना चाहें? 24,000 यूनिट्स, हम चूंकि अब रुपीज़ में जा चुके हैं तो यूनिट्स भी हम फुल यूनिट्स ले रहे हैं, तो यहां से y निकाल लीजिए, क्या आ रहा? 155 44 000, लीजिए जी 155 मिलियन, दिस इज द टोटल कॉस्ट। 155 मिलियन, दिस इज द टोटल कॉस्ट अगर हम 24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मैंने इस इक्वेशन में आते हुए मैंने डाटा को राउंडिंग ऑफ से निकाल दिया। अगर मैं राउंडिंग ऑफ के साथ कैरी करना चाहूं मैं तब भी कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी कैरी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इक्वेशन ऐसे कैरी कर रहा हूं तो फिर मुझे एक्स प्रोडक्शन यूनिट्स इन थाउजेंड में फीड करने हैं। आप 8.2 प्लस 6.135 इंटू 24 करो तो आपका जवाब 155.44 मिलियन रुपीज इन मिलियन आपका जवाब यहां से आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में मैंने मिलियन में टोटल कॉस्ट फीड कर दी है। जो डाटा की हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, स्मार्ट हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, और उसके जो बैकएंड पे जो रैशनल है ज़रब तकसीम का, उसको आपको समझना है। क्योंकि आगे चल के अभी तो हम सिर्फ आप कह लीजिए शुरू कर रहे हैं काम। बजटिंग इज द फर्स्ट चैलेंजिंग टॉपिक, ये फर्स्ट चैलेंजिंग टॉपिक है हमारा इस सिलेबस का। इससे पहले अभी तक जितने टॉपिक गुजरे हैं उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स कहते हैं, उनमें कोई ट्रिक्स हमें यूजुअली एग्जाम में देखने को नहीं मिलती। यहां पे ये पहला टॉपिक है जिसमें यू नीड गुड ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स, एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, अभी तो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बजटिंग में क्यूएम के बेसिक कॉमन सेंस नॉलेज के अलावा कुछ है ही नहीं। you will not be learning anything extraordinary in this area budgeting में। The only thing you have to come up with how to apply basic mathematics in preparing budgeted documents। इनकम स्टेटमेंट बनानी आपको आती है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी वैसे ही बनती है, सेल्स माइनस कॉस्ट, जीपी, नेट प्रॉफिट वैसे ही बनती है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। क्यूएम के आपके जनरल कॉमन सेंस कुछ टूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं जिन पे हमें ग्रिप करनी है। वी आर डन विद फोरकास्टिंग, आज के लिए इतना ही। कल से इंशाअल्लाह हम बजटिंग पे बात शुरू करेंगे और उसमें हम देखेंगे बजटिंग में